द BITN से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द BITN का शो सरोकार। आज सरोकार में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के कार्यकाल का। इस 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितनी सुर्खियां बटोरी और कितने टारगेट हुए, इन सभी बातों पर हम आज बात करेंगे। और वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले अगले चुनाव में हार की आशंका से कितने घबराए हुए हैं और इसका क्या कारण है, भविष्यवेताओं ने क्या भविष्यवाणी की है उनके लिए। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आज सरकार के कार्य के दावे की। जी हाँ, सरकार जो कार्य की है उस पर कितना दावा करती है, उन सभी बातों से स्टार्ट करेंगे आज। सरकार का ये दावा है कि हम बिजली सभी गाँव में पहुँचा दिए। जी हाँ, सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि हम आएंगे तो हर गांव में हर एक आखिरी घर तक बिजली पहुंचाएंगे। अब आपके घर बिजली गई या नहीं गई, अब ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपके यहाँ बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार का दावा है कि बिजली सभी गांवों में पहुंचा दिया गया है। सरकार का अगला दावा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा हमने LED बल्ब मुफ्त बांटे हैं। अब आपको LED बल्ब मुफ्त मिला या नहीं, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि 40 करोड़ लोगों को यदि LED बल्ब मुफ्त मिला है तो इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन धरातल पर ये कितना सत्य है, ये खोजने की और सर्च करने की बात है। सरकार का अगला दावा है कि 40 करोड़ के लगभग में हमने जनधन खाता खोला है। अब जनधन खाते का कितना उपयोग हो पा रहा है, कितने जनधन खाते चालू हैं, कितने बंद हो गए हैं, ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने जनधन खाते खुलवाया है और उससे वो कितना लाभ ले रहे हैं। सरकार का अगला दावा है कि हमने लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया। आपको तो पता है कि सरकार 2 गड्ढों वाला जो शौचालय बना रही थी, जो 2 गड्ढों के शौचालय का ये योजना था, ये योजना गांव में कितनी बुरी तरीके से फेल हुई है। ये सरकार इस पर खर्च तो की, पर अभी आप यदि गांव का भ्रमण करेंगे तो आधे से अधिक शौचालय आपको जगह पर नहीं मिलेंगे। या तो वो धंस गए हैं, टूट गए हैं, या तो वो अच्छे से नहीं बनने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो शौचालयों का हकीकत यही है। सरकार का अगला दावा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक आवास बनाए गए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक आवास बने हैं, लेकिन इसमें से कई आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं और इसमें भी बहुत सारी धांधली है। अगर आप इसकी गहराई तक जाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित रह गए हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे दे करके या फिर अधिकारियों से सेटिंग करा के जो इसके लिए पात्रता नहीं थे, वे भी प्रधानमंत्री आवास लेकर घर बना लिए हैं। तो इस तरह की बहुत तरह की धांधलियाँ प्रधानमंत्री आवास में भी हुई है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया के तहत लगभग 80 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार से जोड़ा गया। ये सरकार का दावा है, भारत सरकार का। सरकार कहती है 80 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये पूर्णतः एक तरह से छल है रोजगार के नाम पर छात्रों के साथ, क्योंकि स्किल इंडिया की अगर आप बात करें, इसके तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा स्किल इंडिया में जितने लोग प्रशिक्षण लिए हैं रोजगार पाने के लिए, उसमें से 50% लोग तो केवल प्रशिक्षण लेकर के बैठ गए हैं, उन्हें रोज़गार के लिए कहीं से जोड़ा नहीं गया है। अब 50% लोगों में से ऐसे हैं जो हाथ पैर मार करके कोशिश कर रहे हैं कि हमको कहीं जॉब मिल जाए। उसमें से लोगों को 20-25% लोगों को जॉब मिला है, वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोई 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, कोई 8,000 की, कोई 10,000 की। अब घर से बाहर जा कर के 10,000 12,000 की नौकरी करके वो क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, किराया देंगे या घर पैसा भेजेंगे। इस तरह से स्किल इंडिया से जो लोगों को जॉब मिला है, वो बहुत सारे लोग असंतुष्ट होकर जॉब भी छोड़ दिए। तो स्किल इंडिया की ये हकीकत है। अब अगले दावे की ओर चलते हैं। भारत सरकार का कहना है कि 25 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया और उन्हें रोजगार से जोड़ा गया। 25 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, जो बैंक देती है मुद्रा लोन। आपको बताते हैं कि यदि आप मुद्रा लोन लेने बैंक जाएंगे, मुद्रा लोन की हकीकत है, तो आपके जूते, चप्पल, एड़ियाँ सब घिस जाएगी। उसके बावजूद भी आपको 50,000 या 5 लाख तक का कोई मुद्रा लोन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुद्रा लोन इतना आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से सरकार इसे कहती है कि मिल जाता है। बहुत पेंच है इसमें, ठीक है। सरकार का अगला दावा है लगभग 25 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, ये एक तरह का जांच है। जैसे आप अपने शरीर में खून का जांच कराते हैं और तरह तरह का जांच कराते हैं, पता करते हैं कि शरीर में कौन सी बीमारी है, क्या है,
नहीं है, तो उसी तरीके से मिट्टी की जांच होती है और मिट्टी में कौन सी उर्वरता अधिक है, कौन सी कम है, इस मिट्टी में कौन सा फसल होगा, कितना हमें खाद देना चाहिए, इन सभी चीज़ों का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिससे किसानों को ये फ़ायदा होता है कि हम इस मिट्टी में कौन सा फसल लगाएं, ये जानकारी मिलती है और उससे उनका पैदावार ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि अगर उन्हें ये पता होता है कि इस मिट्टी में हमको कितना खाद देना है, कितना यूरिया, कितना उर्वरक का इस्तेमाल करना है, ये सारा चीज़ सॉइल टेस्टिंग के बाद पता चलता है। तो सरकार का दावा है कि 25 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटा गया है। आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है कि नहीं, ये तो आप ही बताएंगे। अगर किन्हीं को नहीं मिला है या तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि जिस तरह से किसानों के प्रति सॉइल हेल्थ कार्ड का ये ढिंढोरा पीटा गया, उस तरीके से काम नहीं हुआ जहाँ तक हमें जानकारी है। सरकार के अगले दावे की बात करते हैं। किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना पीएम किसान योजना के तहत डाला गया है। पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना आता है, जो 2-2 हज़ार के 3 बार किस्त में आता है। अब आप बताइए कि एक किसान जो 2,000 रुपया उसको खरीफ के समय में अगर आता है, तो वो धान का बिचड़ा खरीदेगा, खेत जुताएगा, रोपनी खोदेगा, धान कटवाएगा, क्या करेगा वो 2,000? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को बझाया जा रहा है 2,000 रुपये दे करके, 2-2 हज़ार 3 बार दे करके। हालांकि बहुत सारे किसानों को मिल रहा है, बहुत सारे लोग किसान खुश भी हैं, लेकिन जो इसकी सच्चाई को जानते हैं वो इससे खुश नहीं है। 2,000 रुपये आपको दे रहे हैं, लेकिन महंगाई देख रहे हैं, उर्वरक के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर से आप खेती करवाएंगे तो आपको अधिक चार्ज देना होगा। तो सरकार एक तरफ से पैसा देती है, दूसरी तरफ से निकाल लेती है। ये लोगों को समझ में आ रहा है। एक बहुत अच्छी योजना थी सरकार की, जो उज्ज्वला योजना के नाम से, जिसमें लोगों को, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को खास करके गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त दिया जाता था। इसकी हकीकत आपको पता है कि जिस समय सरकार, मोदी सरकार नहीं थी, उस समय जो गैस का कीमत था 300 से 350 रुपये सिलेंडर था। अभी 900 साढ़े 900 रुपये सिलेंडर है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस तो बंटवा दिया मुफ्त में, लेकिन उसे भरवाने के लिए ग्रामीण महिलाओं के पास पैसे नहीं हैं, वो सक्षम नहीं है कि वो भरवाएंगी। सरकार ये कह रही थी कि हम गैस सिलेंडर दे करके ग्रामीण महिलाओं को धुआं से दूर कर दिए हैं। धुआं में, लकड़ियों में, कोयले में खाना पकाते थे, बीमार पड़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अभी भी धुआं में ही खाना पका रहे हैं, क्योंकि 950 हज़ार रुपये दे करके सिलेंडर को रिफ़िल कराना ये सबके बस की बात नहीं। ये है उज्ज्वला योजना की सच्चाई। लगभग 6 करोड़ जीवन ज्योति बीमा योजना, लगभग 17 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और लगभग 2 करोड़ बुजुर्गों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। इस पेंशन योजना के तहत अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, इन सारी बीमा योजनाओं में लगभग ऐसे लोगों को ही लाभ मिला है जो किसी न किसी जॉब से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, खासकर प्राइवेट या सरकारी नौकरी से, क्योंकि उन लोगों को कंपनियां फोर्स करती है कि आप ये बीमा करवा लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराना आपको ज़रूरी है, जीवन ज्योति बीमा कराना ज़रूरी है, तभी आपकी सैलरी अगले महीने आएगी। इस तरह का फोर्स किया जाता है। और गरीब लोगों के लिए ये योजना, ये भी बीमा योजना नहीं। हाँ, गरीब लोगों के लिए सरकार ने एक योजना लाई थी, 12 रुपये की योजना, अभी भी चल रहा है, जो 12 रुपये सालाना आपका कटता है खाते से और 2 लाख का इंश्योरेंस कवर करता है। तो सरकार एक तरह से 12 रुपये की सस्ती योजना तो है, लेकिन लोगों के साथ ये एक मजाक के जैसा है। बहुत लोगों का मैंने रिव्यू लिया, लोग कहते हैं क्या लोगों के जान की कीमत मात्र 2 लाख रुपया है? सरकार यही आंकती है कि लोग मर जाएंगे तो 2 लाख रुपया मिलेगा, 12 रुपये का योजना निकाली है सरकार। तो ये भी सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं करवाते, हालांकि मैंने करवाया है। अगली योजना की बात करें तो आयुष्मान कार्ड योजना है, जो कि बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की। लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए जोड़ा गया है और सरकार का ये भी दावा है कि 1 करोड़ लोग इस आयुष्मान योजना का लाभ भी उठा चुके हैं। आयुष्मान योजना के बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी योजना है, हेल्थ योजना है, जिसमें आपको एक आयुष्मान कार्ड बनता है और उसमें 5 लाख तक का जो गंभीर बीमारियों का इलाज है वो मुफ्त सरकार करती है। इसमें भी बड़ा झोल है। बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो टाइप किए गए हैं आयुष्मान कार्ड के तहत, आयुष्मान योजना के तहत, अगर आप बीमार पड़ेंगे और आपका अगर 20,000 50,000 में इलाज होने वाला है, ठीक हो जाएंगे, तो सरकार से पैसे लेने के लिए, इस बीमा योजना के से पैसे को गलत तरीके से निकालने के लिए अस्पतालों पर ये भी आरोप लगा है कि उन्हें ज़बरदस्ती 20-20 50 दिन, महीनों दिन तक अस्पताल में एडमिट रखा जाता है। जो बिल 20,000 का उसे 40,000 का फर्जी बनाया जाता है, ताकि इस योजना का जो 5 लाख रुपया है वो किसी तरह निकाल करके और इस्तेमाल किया जाए। तो इस पे भी कुछ खास गाइडलाइन नहीं है हॉस्पिटल को लेकर के सरकार। हालांकि ये आयुष्मान योजना बहुत ही अच्छी योजना है, काफ़ी गरीब लोगों का इससे इलाज हुआ है और ठीक भी हुए हैं।
लेकिन इसमें एक और खामी है कि ये उसी को बनता है जिसका राशन कार्ड हो, जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं हो और अगर वो गरीबी रेखा से नीचे भी हो तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसमें। सरकार ने एक कानून लाया 3 तलाक पर, जो मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए। खैर ये बहुत ही अच्छी पहल थी सरकार की, जो मुस्लिम महिलाएं जो सदियों से प्रताड़ित हो रही थी 3 तलाक को लेकर के, इस पर सरकार ने जो कानून लाया इसकी हम सराहना करते हैं। इससे काफ़ी हद तक उन लोगों का जीवन स्तर दिखा है मुस्लिम महिलाओं का। एनडीए सरकार में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत का हिस्सा बनाया गया। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल, मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो मसला था, जो विवाद था, वो एक कैंसर की तरह था जो देश को अंदर ही अंदर खा रहा था। ये ज़रूरी था इसका हल होना, इस समस्या का निराकरण किया। इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है, बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है कि क्या इस लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश में इस तरीके से हथकंडे अपना करके 370 धारा को हटाया जाना सही था या नहीं, क्योंकि लोगों को उनके ही घरों में नज़रबंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया और ये धारा को हटाया गया। हालांकि जितना बड़ा काम था ये इतना आसानी से संभव भी नहीं था। हालांकि इसका और कुछ रास्ता निकाला जा सकता था। सरकार का अगला दावा है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो हमारे कार्यकाल में। जी हाँ, ये तो इनके कार्यकाल में हुआ ही, लेकिन ये पूरा का पूरा इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि राम मंदिर जो विवादास्पद मामला था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका निराकरण किया। कोई सरकारें इसका निराकरण नहीं कर पाई। हालांकि चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत क्रेडिट सरकार को मिल ही जाती है। ये सभी चीज़ें रहीं सरकार के दावे और सरकार के उल्लेखनीय कार्य, जो सरकार जिस पर अपनी प्रशंसा करती है, अपनी खुद पीठ थपथपाती है। अब बुरा क्या हुआ इन 7 सालों में देश को पीछे धकेलने का जो काम किया, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उस पर बात करते हैं। पहला है जीडीपी, जो -23 में चला गया। ये बहुत ही खतरनाक। जीडीपी जो नीचे गिरा, एक आंकड़े के मुताबिक आपको बताते हैं कि जीडीपी के नीचे गिरने से, माइनस में जाने से लगभग 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। एक आंकड़ा है कि 10 करोड़ लोग जो हैं वो जीडीपी गिरने से गरीबी रेखा से ऊपर थे, लेकिन वो फिर से नीचे आ गए और लगभग 4 से 5 करोड़ नौकरियां भी गई। जी हाँ, तो जीडीपी का इतना बड़ा मार पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी तेल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम है तो फिर देश की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। 100 रुपये के लगभग में डीजल पेट्रोल हो गया, जो हर चीज़ों में महंगाई बढ़ा रही है। ये एक पूरा काम हुआ है सरकार के कार्यकाल में। अगली बात करें तो सड़कों के निर्माण में भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हम 100 किलोमीटर 116 किलोमीटर सड़कें हर रोज़ निर्माण कर रहे हैं। तो इसका एक आंकड़ा आपको बताते हैं, मैंने फैक्ट चेक किया है। यूपीए 2 में भी गवर्नमेंट में भी 102 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने का आंकड़ा था और एनडीए सरकार में 116 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता है। तो खास अंतर नहीं, 102 किलोमीटर बनती थी यूपीए 2 सरकार में प्रतिदिन और 116 किलोमीटर बनता है एनडीए सरकार में बन रही है हाईवे। और अगर परसेंटेज की बात करें टोटल हाईवेज़ की कितना निर्माण हुआ समय के अनुसार, तो एक लगभग सिमिलर है। जितना हाईवेज़ का निर्माण सरकार जिस अपने इस कार्यकाल में की है, यूपीए 2 सरकार में उतने ही लगभग हाईवे का निर्माण किया गया था। तो इसमें सरकार को अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए। सड़कों का निर्माण यूपी सरकार में भी बहुत हुआ था। एक सबसे बुरी बात जो देश में हुई मोदी सरकार के कार्यकाल में, दंगे और फसाद, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम में दंगे, मॉब लिंचिंग, ये सभी घटनाओं से देश पूरी तरीके से आहत हुआ और देश की एकता और अखंडता को काफ़ी आघात पहुंचा। इस तरह से देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता है और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खराब होती है। और तो और ये सभी दंगों में ज़्यादातर माइनॉरिटी मुस्लिम लोग टारगेट किए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया, उन लोगों के लिए काम किया, सुकन्या समृद्धि योजना लाई, ये सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक आंकड़े पर ध्यान दें तो भाजपा सरकार में ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं जो भाजपा के ही हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का।
बच्चों के किडनैपिंग का, बच्चों के रेप का, उनके साथ मारपीट का। तो सरकार जो योजना लॉन्च करती है, कम से कम ये ध्यान दे कि सरकार के ही नुमाइंदे, सरकार के ही लोग, उनके ही कार्यकर्ता उस योजना की खिल्ली ना उड़ाएं। अब बात करते हैं पर्यावरण की, जो सरकार के समय में, भाजपा सरकार के समय में पूरी तरीके से रौंद दी गई। जी हाँ, उद्योग धंधे, कल कारखाने के सेटअप लगाने के लिए, इन लोगों को आगे, इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पर्यावरण को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। उद्योग धंधे को सपोर्ट जितना किया, अगर उतना पर्यावरण पर सरकार ध्यान देती तो आज देश की आबोहवा कुछ और होती। आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसे समय में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में धड़ल्ले से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, नदियों को बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? ताकि उद्योग धंधे पले फूलें। ये पर्यावरण को इतनी बुरी तरीके से नष्ट करके और उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने का जो काम है, ये इसी गवर्नमेंट में इतनी तेज़ गति से हो रही है। आँख मूंद करके कंपनियों को ज़मीनें अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो पर्यावरण अगर नहीं रहेगा, उद्योग धंधे रहेंगे, कंपनियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा और लोग सांसें नहीं ले सकेंगे, तो ऐसे उद्योग धंधे और कंपनियों का क्या काम? लोग जब जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने बहुत ठोस कदम नहीं उठाया, बहुत बुरी बात है। खेती किसानी की बात करें तो सरकार जहां कहती है कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे, ऐसा तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि किसानों की हालत बहुत बुरी है। आपको बता दें कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो दूर, किसानों का जो लागत मूल्य है वो नहीं निकल पा रहा है, और किसानों की सुसाइड संख्या बढ़ गई है, किसानों के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि 2016 के बाद से सरकार ने किसानों का सुसाइड का आंकड़ा भी छिपाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो किसानों की आय दोगुनी ये कैसे करेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। हालांकि दोगुनी करने के आड़ में इन्होंने किसानों की ज़मीन गिरवी रखने का पूरा प्लान बना लिया है। कंपनियों के हाथों ज़मीन देकर उनका प्रोडक्ट कंपनियों के हाथों कई गुने दाम पर दिलवाने के नाम पर जो ज़मीनों का बंदरबांट हो रहा है और ज़मीन छीनने का प्रयास हो रहा है किसानों का, जो आरोप है, ये बहुत हद तक किसानों के खिलाफ है, या किसानों के लिए सही नहीं है। आप अभी देखेंगे कि किसानों की सभी चीज़ें महंगी हो गई है, किसानों का लागत मूल्य उनके फसल से नहीं निकल पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जियां इतनी सस्ती हो जाती है कि किसान सड़कों पे फेंक देते हैं। इस हालत में आप कैसे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे? 2021 तो आधा खत्म होने वाला है, तो आपका कोई ठोस प्लान होना चाहिए। और जो आपने कृषि सुधार बिल के नाम पर किसानों की भूमि सीधे सीधे हड़पने की एक तरह से साजिश है, जो कि भारतीय किसान यूनियन जो ऐसा आरोप लगा रहा है, तो आपको किसानों से बात करके उसके बाद कृषि सुधार बिल पर कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग किसान हैं और कृषि आधारित हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो किसानों और खेती को लेकर के आनंद फानन में कोई ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मोदी सरकार में एक चीज़ और भी बहुत बुरी हुई, बोलने की आज़ादी, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, इस पर बैन लगा है, जैसे मानो ताला लगा। अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के विरुद्ध बोलता है, तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसको मारने की धमकी दी जाती है, उसके ऊपर गलत एफआईआर किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, इसमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को रौंदा है, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करता है। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि भविष्यवेताओं ने सरकार की भविष्यवाणी क्या की है। सरकार अगले टर्म में शायद गिर जाए, ऐसी भविष्यवाणी चल रही है। इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने प्रधानमंत्री के 7वें साल के कार्यकाल में उनके प्रतिष्ठा, उनकी छवि में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के भी 7वें कार्यकाल में देश में अकाल पड़ा था, आर्थिक तंगी हो गई थी और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। और वही 7वां साल प्रधानमंत्री मोदी का भी चल रहा है, जो इनकी छवि धूमिल होती नज़र आ रही है। और इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण कोरोना और दूसरा किसानों का आंदोलन। तो ये 7वां साल का जो सिंड्रोम है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है।
ये 7वां साल परीक्षा की जो घड़ी होती है प्रधानमंत्रियों के लिए, अगर ये अच्छे से पास कर जाएँ तो शायद अगली बार फिर से प्रधानमंत्री बन पाएँ। लेकिन ये देखा गया है कि 7वें साल में जिस भी सत्ता के पाँव लड़खड़ाए हैं, विरोध की आवाज़ ऊँची हुई है, अगली बार सत्ता उनके हाथों से छिन गई।